अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज इस कुर्सी में बैठा हूँ और मेरे साथ एक मेरे मेहमान हैं, हिंदुस्तान से आए हैं। इनका नाम है मणिशंकर आयर साहब। कोई इंट्रोडक्शन की ख़ास ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरह पहचानते हैं और ये ख़ुद भी पाकिस्तान में सही सर्कल्स में पहचाने जाते हैं। आयर साहब लाहौर में पैदा हुए 1941 में और फिर ऑब्वियसली पार्टीशन में फैमिली मूव टू दिल्ली एंड बड़े कलरफुल कैरेक्टर हैं ये। जर्नलिस्ट भी रहे हैं और बड़े पाए के जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट भी रहे हैं। कराची में कौंसल जनरल थे इंडिया के 1978 टू 1982। कांग्रेस में पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया, कांग्रेसाइट हैं और 3 दफ़ा डायरेक्ट इलेक्शंस में अपनी सीट कैनवस करके कैंपेन करके जीती और इस दफ़ा पिछले राउंड में सीट नहीं जीती और अब कहते हैं कि मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूँ। तो और उसके अलावा ऑथर भी हैं, 2 किताबें भी लिखी और उनमें से एक बड़ी दिलचस्प किताब है जिसके बारे में ये है कि अपने बारे में कहते हैं कि मैं एक सेक्युलर फंडामेंटलिस्ट हूँ। तो आइए ज़रा मणिशंकर आयर साहब से गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू पाकिस्तान। आप तो खैर आते ही रहते हैं जी। तो मनी साहब ये बताइए कि लक्ष्मी मैंशंस लाहौर में आपकी पैदाइश हुई। हाँ, तो 1941 में। तो आप पहली दफ़ा कब वापस आए लाहौर और लक्ष्मी मैंशंस गए? सन 78 में जब मैं इस्लामाबाद आया और वहाँ से मुझे कराची जाना था अपना काम शुरू करने के लिए, तो मेरे पुराने अजीज़ जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे, खुर्शीद महमूद कसूरी, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहे, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर रहे, कॉलेज में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। हाँ, हम एक ही कॉलेज में थे और एक ही साल एक दूसरे से हमारी मुलाकात हुई। तारीख अब तक मुझे याद है, 8 अक्टूबर 1961। तो तब से मैं उनको जानता हूँ। तो सन 78 में उन्होंने मुझसे कहा कि इस्लामाबाद से कराची जाने के बजाय आप लाहौर होते हुए जाइए, और मैंने कहा एक शर्त पर कि आप मुझे सीधा एयरपोर्ट से लक्ष्मी मैंशंस ले जाओगे। और वो उन्होंने किया। तो जिस 44 लक्ष्मी मैंशंस में मेरी पैदाइश हुई, तो वहाँ जाकर एक डॉक्टर मलिक थे जिनसे कि मेरी मुलाकात कसूरी साहब ने करवाया, और आज तक इस पिछले 31-32 साल के दौरान डॉक्टर मलिक वहीं, उनका एक क्लिनिक भी है और ख़ुद रहते भी हैं वहाँ। और आज सुबह भी मैं वहाँ गया था और उनसे मैं फिर मिल आया। वाह वाह वाह। तो 1978 टू 80 आप कौंसल जनरल थे इंडिया के कराची में। तो 78 टू 82। 78 टू 82, 4 साल नहीं, तो 3 साल तो ज़ियाउल हक साहब आ चुके थे। हाँ, और भुट्टो साहब की एग्जीक्यूशन हो चुकी वो थी मेरी मौजूदगी आपकी मौजूदगी में। तो मुझे बताइए कि सियासत छोड़िए, मुझे बताइए आपका मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस या कराची, जो जब भी आप कराची सोचते हैं तो आपको वो याद आता है, वो क्या? याद ये आता है कि मेरे ड्राइवर अब्दुल सत्तार एक दिन देर पहुंचा। अच्छा। बहुत नाराज़ हुआ उससे। उसने मुझसे कहा कि माफ़ कीजिए, मुझे जेल जाना था मेरे भाई को छुड़वाने के लिए। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि जेल तो पुलिस थाने क्यों गए? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो भाई है वो कल दिल्ली कॉलोनी में हिंदी पिक्चर दिखा रहा था, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अच्छा। और थाना ले गए। तो मैंने कहा कि फिर तुमने क्या जाकर कहा? तो मैंने कहा, तो कहते हैं मुझसे कि मैंने उनसे थानेदार से कहा कि आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो थानेदार ने कहा, साली तुम हो कौन? और इसका जवाब में उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान के कौंसल जनरल का ड्राइवर हूँ। अच्छा। और इसको सुनते ही थानेदार ने कहा, तो तब आप अपने भाई को ले जा सकते वाह हैं। वाह वाह, ये वो दिन थे। मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी मेरी वही रही। शंकर साहब, आपको पता है अगर आज ये कोई कह दे तो कहेंगे फिर तो इसको रख ही लेते हैं यहाँ। रह जाऊंगा, खुशी से रह जाऊंगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सेक्युलर फंडामेंटलिस्ट जी, क्या मतलब आपका? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो मज़हब का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से कि जो मायना उसको वो देना चाहते हैं और बाकी सब के खिलाफ रहते हैं, और कहते हैं कि जब तक कि दूसरे लोगों ने अपना घुटना नहीं टेका, और उसमें सहित वो जो कि उसी मज़हब के लोग हैं, तब तक हम आपकी बात सुनेंगे नहीं, और आपने हमारी बात नहीं सुनी तो जान से मार डालेंगे। ये फंडामेंटलिस्ट बनता है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट। मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान जैसे देश में, मैं कोई राय मशवरा पाकिस्तान को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारे देश में जहाँ की हर मज़हब के लोग रहते हैं, हर नस्ल के लोग रहते हैं, हर रंग के लोग रहते हैं, कोई 28 ज़बान बोली जाती हैं, कोई 3000 डायलेक्ट्स हैं, हर प्रकार का नाच है, गाना है। हम विविधता में ही, डाइवर्सिटी में ही अपनी एकता, अपनी इत्तेहाद को कायम कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसी प्रकार का समझौता न करें उन लोगों के साथ
जो कि कहते हैं कि हिंदू बनो तो अब हिंदुस्तानी बन सकते हो, या हिंदी बोलो तो तब जाकर आप हिंदुस्तानी बन सकते हो, या यूपी बिहार के बनो तो तब आप जाकर हिंदुस्तानी बन सकते हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हम सबका हक बनता है इंडिया में रहने का, क्योंकि हम इंडियन हैं। इससे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जो कहते हैं कि किसी एक मज़हब, मिसाल के तौर पर इस्लाम को दबाकर हिंदू मज़हब को आगे बढ़ाएं, ऐसे लोग हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इनकी मुखालिफत हमें उसी तरीके से करना है जिस तरीके का इस्तेमाल वो करते हैं हमें अपने नज़रिए तक पहुंचाने के लिए। तो मुझे ये बताइए कि जब बीजेपी पावर में आई तो उस वक्त तो एक ऐसे लगता था कि एक हिंदुइज्म की लहर इंडिया को के ऊपर आ गई है। उस वक्त बड़े लोग कहते थे कि शायद सेकुलरिज्म हिंदुस्तान की खत्म हो जाएगी। आप भी फिक्रमंद थे उस वक्त? मैं तो फिक्रमंद तब था और आज भी हूँ, लेकिन मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूँ कि हाँ, 1986 से लेकर जबकि बाबरी वो जो मंदिर के जो बाबरी मस्जिद के जो फाटक थे वो खोले गए, और 1992 तक दिसंबर 6 जबकि वो 3 गुंबदें तोड़ी गईं और पूरा जो मस्जिद था वो शहीद हुआ, तब तक मुझे लग रहा था, मुझे बहुत फिक्र था कि एक लहर बढ़ रहा है इस कम्युनलिज्म का, इस फिरका परस्ती का। और इसलिए इस डर से कि कुछ बहुत ख़तरनाक चीज़ होने वाली है, मैंने 44 दिन का यात्रा खुद चलाया, रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक, ये कहकर कि सोमनाथ मंदिर तो शिव भगवान का मंदिर है और भगवान राम जो थे वो तो राम के अवतार हैं, वो तो विष्णु के अवतार हैं। तो आडवाणी जी क्या हमें धर्म सिखा रहे हैं कि शिव और विष्णु को जोड़ रहे हैं, जबकि हमें बताया जाता है रामायण में कि भगवान राम ने रावण को हराया और फिर रामेश्वरम से अयोध्या वो पहुँचे 18 दिन के दौरान, जो कि दशहरा और दिवाली के बीच में पड़ता है। तो उसी रास्ते से मैं निकला, 44 दिन मुझे लगे। शुरू मैंने किया था महात्मा गांधी के जन्मदिन को 2 अक्टूबर, और 14 नवंबर जो कि पंडित जी का जन्मदिन है, मैं अयोध्या पहुंचा। तो ये बताइए कि जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए और उसके बाद अडवाणी साहब भी पाकिस्तान आए और उसके बाद एक पीस का, अमन का आशा शुरू हुई, तो उस वक्त बीजेपी सेंटर में नहीं आ चुकी थी? वो उन्होंने सबक सीख लिया। यही कहने वाला था मैं कि जब मैं कैद हुआ 14 नवंबर को, मैंने कहा शुक्र है कि आपने मुझे कैद कर दिया, लेकिन ये 2 लाख कार सेवक जो आ रहे हैं, अब क्योंकि आपने मुझे बंद कर रखा, इनको भी बंद कर दीजिए। हुआ नहीं, और फिर आप जानते हैं कि हुआ क्या। लेकिन उस दिन मैंने एक और चमत्कार देखी कि वही हिंदू जो कि इनके पक्ष में थे कि हाँ आप आगे बढ़िए, उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है इतना बड़ा हराम कि हम एक मस्जिद को जहाँ की लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं कि उसको हम तोड़ें। और उस दिन से लेकर यही बीजेपी कहती है कि हमारे लिए बड़ा शर्मजनक दिन था। अरे भाई, तुमने ही शुरू किया इसको और अब आप इसको कह रहे हैं कि शर्मजनक दिन था। मैं समझता हूं कि इसमें खतरा है और इस खतरा का सामना हमें करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि हम सेक्युलर रहे हैं कि हमेशा सेक्युलर रहेंगे। सावधान रहें तो तब जाकर सेक्युलरिज्म को हम कायम कर पाएं। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, प्लीज़ स्टे विद अस।